हेलो एवरीवन। तो ये एनसीईआरटी या फिर आप कह सकते हो प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू बैच की लेक्चर नंबर 5 है, मतलब डे नंबर 5 समझ लो। ठीक है, 5वां दिन है। इस शेड्यूल में जो भी चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड की थी उसमें फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ये हम लोग देखेंगे। साथ में ही जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री में एनवायरमेंट केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हो मेरे से। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो विद द सेम हैंडल IAS PCS सिंप्लीफाइड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो एक एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप बस आराम से पढ़ते चलो। पहला कह रहा है द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो कुछ चीजें होती हैं कीवर्ड्स टाइप की, जैसे बात कर रहा है मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया की कौन कौन सी फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है ऑन द वर्ज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चलिए तो पहला कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, वैसी थ्योरीज का डेवलपमेंट जो ये बताती है कि इंडो आर्यंस जो थे वे डिसेंड किए थे सेम एंसेस्टर से जहां से ब्रिटिश आए हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप कब कर पाओगे, इस क्वेश्चन को आप तब कर पाओगे जब आपको कुछ थ्योरीज पता होंगी कंसर्निंग द फैक्ट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए, तो मेरा मेन मोटिव यही था इस क्वेश्चन के थ्रू कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे उस कुछ थ्योरीज को और उस फैक्ट्स को जो कि कन्वे करता है हाउ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया फ्लरिश्ड। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया। सेकंड कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के आने की वजह से भी ये एक वजह हो सकता है कि हमारे जो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्राफ था वो सूट किया। ठीक है, थर्ड कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज क्रॉस द कंट्रीज में कॉडिफाई हुए लॉज सिविल क्रिमिनल, इसकी वजह से भी मॉडर्न नेशनलिज्म ग्रोथ किया। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। अब देखो अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, तो आपको वैसे हिस्टोरिकल रिसर्चर्स मिल जाएंगे, वैसे यूरोपियंस मिल जाएंगे, वैसे कुछ इंडियन स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रखते हैं इंडिया के पास्ट के कंसर्न में। कुछ थ्योरीज दी जाती है यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा कि जो इंडो आर्यंस थे वो बिलोंग करते हैं सेम एथनिक ग्रुप जहाँ से जो यूरोपियन नेशंस हैं या फिर ब्रिटिशर्स हैं वो इवॉल्व करते हैं। और उनका ये मानना है कि ये जो आर्यंस हैं जो हमारे ओरिजिन के हैं, हमारे जैसी एथनिसिटी है उनकी, इसलिए उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस है वो उनको हेल्प करती है किस तरीके से चीज़ों को गेन किया जाए और साथ साथ में ही डिफरेंट नेशनलिज्म की फीलिंग को इन्वर्ज किया जाए, कह सकते हो आप। समझ रहे हो? तो जो भी फॉरेन रूलर्स थे और ये जो थ्योरीज थी वो हालांकि बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन ये उनका मानना था। मतलब एक कहते हैं ना वाइट सुपरमेशी वाली कंसेप्ट, वही। ठीक है, चलो सेकंड तो देख लेते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से रूलर्स के सेल्फ स्टीम को बढ़ाया और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में मदद किया, साथ साथ में ही एक नया डायरेक्शन दिया इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को। इंग्लिश लैंग्वेज ने मदद किया नेशनलिस्ट लीडर को डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन से कि आप कम्युनिकेट कीजिए एक साथ, एडुकेट कीजिए इंडियंस को। इंडियंस एडुकेट करने का मतलब लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सबको बिल्ड कीजिए और साथ साथ में ही हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट कीजिए। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म यहाँ से भी जनरेट हुआ, ये उनका मानना है। थर्ड कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, देखिए ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस हुआ, अ यूनिफाइड जुडिशियरी हुआ, कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हुआ कंट्रीज में। ये क्या करता है? एक नए डिमेंशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को लाता है, एक नए डिमेंशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को लाता है। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कुछ नेशनलिस्ट की माने जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का, उनका दो इफेक्ट है, एक तो इकोनॉमिक फेट ऑफ पीपल और दूसरा है वैसा इंटरफेरेंस जो कि अब बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसकी जो नोट्स होगी ना उसमें मैं वो डालूंगा जो मैं आपको बताया नहीं हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल होंगे। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म को इफेक्ट डालती है, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। मतलब ये समझ में आने लगा कि हाँ इंडिया का इंटरेस्ट कुछ और है, कॉलोनियल इंटरेस्ट कुछ और है। ठीक है, सेकंड हो गया
पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली, फिर इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट। साथ में ही प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, तो एक सोशियो रिलीजियस भी रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म को हेल्प किया है। साथ में ही कुछ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका भी एक इम्पैक्ट देखा गया, वो भी एक फैक्टर है। साथ में ही रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा तीनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन ना आपको एटलीस्ट नेशनलिज्म वाली जो आप कहते हैं ना अपर लेयर, उसको क्लियर कर देगा, है ना। और यहाँ पे जो मैं नोट्स दूंगा उसमें आपको जो अदर फैक्टर्स बताया हूँ जो कि ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए जरूरी था, वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विथ रेफरेंस टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले, ठीक है, आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उसके स्टेटमेंट्स को देखना है कि आखिर कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। देखो पहले करेक्ट को देखो कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, देन ओनली जज करो, है ना। ठीक है, चलिए कह रहा है द लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन से ना हमेशा फैक्ट्स को निकालने की कोशिश करना, फैक्ट्स निकलेगा चीज़ें आसान हो जाएगी। तो देखो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात कर ले, तो देखो पहले हम लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं जो फॉर्म हुआ था 1851 में, फॉर्म हुआ था 1851 में। तो फॉर्म तो हुआ, लेकिन ये स्टेब्लिश कहाँ किया गया था? ये किया गया था कोलकाता में, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, चलिए किसके द्वारा किया गया था ये सबसे ज़्यादा जानिए। राधाकांता देव जी के द्वारा किया गया था और वही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इन 1851। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन कौन सी मर्ज हुई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये मर्ज हुई और वो बनाए क्या? बनाते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब बनाते हैं? 1851 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जमींदारी एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन, ये तो नई वर्ड आ गई, नई वर्ड नहीं है, ये लैंड होल्डर सोसाइटी का ही पहला का नाम था। मतलब पहले जब इसको बनाया गया तो इसको नाम दिया गया जमींदारी एसोसिएशन और बाद में इसको कर दिया गया लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक, बेसिक इसमें जो था ना, इसमें बचाना था, सेफ गार्ड करना था इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स के लिए बनाई गई संस्था थी, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बनाई गई थी, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड चलते हैं। वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन। देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो बताते हैं। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था ना, वो कुछ डिमांड्स रखती हैं। देखो एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना होगा, कुछ डिमांड्स रखती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो कहती हैं कि इंक्लूड करो एजुकेशन ऑफ इंडियंस और साथ साथ में ही रिमूव करो मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। साथ साथ में कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ डिमांड लेटर भेजा जाता है, उसमें होती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ ए पॉपुलर कैरेक्टर। साथ साथ में ही सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, एग्जीक्यूटिव को हटा दो जुडिशरी से, अलग अलग कर दो। रिडक्शन इन सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल्स और साथ में एबोलिशन ऑफ सेल ड्यूटी, या फिर उसको अबकारी और स्टाम्प ड्यूटीज कहते हैं, ये भी मतलब ये सारी ड्यूटीज भी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या पता चला? आपको यही पता चला आपके नोट्स में क्या होनी चाहिए। आपके नोट्स में होनी चाहिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इक्वल्स टू लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फॉर्म्ड इन 1851। एकदम ध्यान रखना है ये चीज़ें आपको एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, वो यूपीएससी में इससे बहुत सारे फ्रेगमेंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट पीसीएस में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये जब क्वेश्चन आएंगे ना तो 50% लोग थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को, राजा राम मोहन रॉय, लोगों को ब्रह्मो समाज याद करने की आदत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो गए, आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में कौन कौन जो थे, जो लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे? देखो आराम से टिक कर सकते हो। एक तो आपको राधाकांत देव थे, ये तो मैंने बता दिया, राधाकांत देव जो किंग थे, वहां के राजा थे, राजा कहते थे खुद को। ठीक है, और भी देख लो, जैसे द्वारकानाथ टैगोर भी थे, प्रसन्न कुमार टैगोर भी थे, राजकमल सेन भी थे, भवानी चरण मित्रा भी थे। ठीक है, राधाकांत देव तो थे ही थे।
लेकिन राजा राम मोहन रॉय कहाँ से आ सकते हैं, आप खुद बताओ। राजा राम मोहन रॉय तो मरते हैं 1833 में, और जमींदारी सिस्टम फॉर्म किया था 1838 में। तो राजा राम मोहन रॉय की डेथ कब हो जाती है? राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है 1833 में, बट ये जमींदारी सिस्टम बनती कब है? ये बनती है आपको 1838 में। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो गया। कहते हैं ना कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेट वेट को याद करके क्या करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस को ना आपको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाता है ना। तो तीसरा तो मेरा होगा नहीं, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, और दोनों मेरा करेक्ट है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको रिसीव किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? देखो जब भी बात करेंगे, हाँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, मद्रास महाजन सभा आनंद चरलू। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की पहले बात कर लेते हैं। यह जो एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। ये तो क्लियर है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1866 में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपको लंदन में, लंदन। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक इसको लाया क्यों गया था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इन 1866। तो इसको लाया गया था कि जो इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस है ना किसी पब्लिक फिगर पे, या फिर इंग्लैंड में उनका इन्फ्लुएंस, तो इंडियंस की वेलफेयर को बढ़ाने के लिए इन इंग्लैंड, इन ब्रिटेन ये कह सकते हो आप, तो इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाद में इसको कुछ प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़ में भी इसको स्प्रे किया गया। सेकंड देख लेते हैं, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी करेक्टली मैच्ड है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 1875 में। 1875 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये स्टिमुलेट करेगा सेंस ऑफ नेशनलिज्म को लोगों के बीच में, और इनकरेज करेगा पॉलिटिकल एजुकेशन। सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एजुकेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की बात कर लें, फाउंड किया गया था 1884 में, 1884 में किया गया था। इसके कुछ लीडर्स थे, जैसे एम वीरा रघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चरलू। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे तीनों का तीनों करेक्ट है, क्योंकि आंसर करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, हमें डिस्पर्स नहीं होना है, तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नाम आ गई। अगर आपको नहीं भी याद हो ना, आप एक सीट पे लिख लो। वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स। देखो थोड़ा बहुत लेट लगेगा नोट्स बनाने में, क्योंकि एक दिन में सारा काम तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं दे दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है ना कि आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस कब लाओगे ना, इस कोर्स के थ्रू। इस कोर्स के थ्रू इफेक्टिवनेस आप तभी लाओगे जब आप बैठ के ना एक सीट लोगे, और क्वेश्चंस में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिले, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन मिल जाए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसको लिख लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो, आप ये पूछ सकते हो कि ये डेट वाली टाइम एब्सर्ड क्वेश्चन क्यों दिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम में इजीली बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर लोगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला कह रहा है पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सेटिंग अप ऑफ एटचिसन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ से तो आपको एक चीज़ यहाँ से अभी ड्रिव कर लेना चाहिए कि किस तरीके से एटचिसन कमीशन जो था वो पब्लिक सर्विसेज के लिए बनाई गई थी। यहाँ से एक कंक्लूजन तो आप ड्रॉ कर लिए। फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में, तो वो कब बनी थी? 1866 में बनी थी। ठीक है, तो ये बनी थी 1866 में। क्लियर है? ऑर्गेनाइज किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो डिस्कस करते थे वैसे इशूज़ को जो इंडियन सब्जेक्ट्स पे थी, और वो इन्फ्लुएंस करती थी पब्लिक में। ठीक है, कहाँ पे? तो ये चीज़ें थी लंदन और इंग्लैंड की बात। तो इंडियन वेलफेयर के केस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम लोग एटचिसन कमेटी की, जो एटचिसन कमेटी है ऑन पब्लिक सर्विसेज, इसको सेट किया गया था बाय लॉर्ड डफरिन इन 1886। तो एटचिसन कमीशन की बात कर लें तो 1886 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया इन 1904। देन इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रैले कमीशन। तो ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था जो 1904 में पास किया गया, इसको लाया गया था विद रिकमेंडेशन ऑफ रैले
कमीशन। ठीक है, बेसिकली जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था ना, उसमें यूनिवर्सिटीज पे ग्रेटर एक्सटेंट में कंट्रोल करने की बात की गई थी। ठीक है, तो किस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ होंगे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ग्रिप बनाया जाए, है ना। तो जो भी नेशनलिस्ट थे वो इसका अपोज किए थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904 एंड देन एटचिन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विसेज इज इन 1886 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866. Now let's move to the next. Gopal Krishna Gokhale founded the Servant of Indian Society in 1905. आपको पता होगा 1905 में इन्होंने सेट किया, 1905. ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या था, जो ऑब्जेक्टिव था इस सोसाइटी का, वो प्रिपेयर करना, एक कैडर प्रिपेयर करना था जो कि सेल्फलेस वर्कर से भरा हो और जो काम कर सके कंट्री के ट्रू स्पिरिट की तरफ। याद रखिए, कंट्री के ट्रू स्पिरिट की तरफ। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 1905 में। अब पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर वे यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें सेलेक्ट करना है और ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया अब तो क्वेश्चन। तो देखो 1866 वाली सबसे पहले हो जाएगी, तो 1866 फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो थर्ड हो जाएगा हमारा पहले नंबर पे। तो या तो ये दोनों ऑप्शन होगा हमारा, या फिर ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। नाउ अब देखते हैं, सेकंड हो गया 1866 के बाद 1886 वाला हो जाएगा, 1886 एटचिन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज, तो सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा दो ऊपर से। तीसरा देख लेते हैं, थर्ड 1866, 86 खत्म। अब 1904 की बात कर लेते हैं। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, तो हम लोग फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एग्जाम में ना, कभी भी कोई एग्जाम देना तो एलिमिनेट करने की कोशिश करना। देखो एलिमिनेशन मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना उसको यूज करके कोशिश करना कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की बल्ज दिमाग में नहीं लेना है ना। मतलब समझो कभी कभी क्या होता है ना, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी होता है एग्जाम में। तो ये तभी होगा जब आपके पास ये टेंडेंसी आ जाएगी, जब आपके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप चीज़ों को देख के एलिमिनेट करना सीख जाओ, है ना। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये 4 डेट याद रखिएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट द एटचिन कमिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, गोपाल कृष्ण गोखले फॉर द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। देखो मैं इसी तरह क्वेश्चन लिया हूं ना जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके थ्रू कर पाओ। ठीक है, और इससे फायदा होगा आपको, जरूर होगा। तो पूछ रहा है क्रोनोलॉजी बताना है यहाँ पे भी, सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट। देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें ना, इसको पास किया गया था 1878 में, 1878 में इसको पास किया गया था। ठीक है, इस टर्म में वाइसराय जो लॉर्ड लेटन थे वो इस एक्ट को लेके आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और ये जो एक्ट था वो बेसिकली लाया गया था टू कर्ब द सेडिशियस एक्टिविटीज ऑफ वर्नाकुलर प्रेसेस। ठीक है, तो मतलब प्रेस पे एक तरीके से ये बोझ था। देखना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी लॉर्ड लेटन की बात हो, लॉर्ड कहना क्या है, लेटन। ठीक है, लॉर्ड लेटन की बात हो तो हमेशा निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोचना, और रिपॉन की बात हो तो हमेशा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में समझना, है ना। थोड़ा सा आपको इनके पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 हो गया। ठीक है, चलिए अब एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। देखो एक था रुखमाबाई केस, तो उस केस की वजह से, उस केस के रिजल्ट की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था, जो कि पास हुआ था 1891 में, जो फॉरबिड करता है मैरिज ऑफ वैसे चाइल्ड का, जो कि जिनका एज लेस देन 12 हो, समझ लो लेस देन 12 एज की ये फॉरबिडिंग करता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तीसरी की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, तो जो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने फर्स्ट इंडियन है जो क्वालिफाई करते हैं फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, टैगोर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुआ, तो 1884 के टाइम में हुआ, 1884 के टाइम में हुआ। वाइसराय थे यहाँ पे रिपॉन। ठीक है, रिपॉन जी थे। चलिए ये जो बिल था वो बेसिकली कहता था कि एबॉलिश करो जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविल सर्वेंट।
ठीक है, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है 1878, 1891, 1863, 1884, तो सजा देते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 4, ठीक है, तो देखो आप इसी तरीके से, हाँ फर्स्ट हो जाएगा, एक मिनट, 1884 है ना, 1863 फर्स्ट हो जाएगा 3, क्लियर है। फिर हो जाएगा आपको 1878, दैट इज 1, देन हो जाएगा 1884, देन 1891, दैट इज 2, 3142, 3142 हमारा आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मॉडरेट्स टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड द स्कोप ऑफ देयर डिमांड्स। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पे जो मॉडरेट्स थे वो अपने बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक बेस को वाइडन नहीं कर पाए, और वो जो उनका डिमांड्स था उसके स्कोप को भी फेल करते रहे, है ना। तो ये बात हो रही है मॉडरेट्स के बारे में, ठीक है, समझते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है दे डिड नॉट हैव मच पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस। देखो इनका मानना था ना कि कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, या कुछ इलीट कह सकते हो, इलीट तबके के लोग, वो समझेंगे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा मास को लेके आना कलेक्टिवली अच्छी बात नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, ये इनका मानना था, ठीक है। हमें करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मॉडरेट फेज थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के, उनका एक नैरो सोशल बेस था, याद रखिएगा, नैरो सोशल बेस, नैरो सोशल बेस था, ठीक है। ये जो नैरो सोशल बेस था, तो बेसिकली जो मास थे ना वो बहुत ज़्यादा रोल इनमें प्ले नहीं करते थे। नेचुरली अगर हम लोग बात करें तो मास तो रिक्वायर्ड था, क्योंकि अर्ली जो नेशनलिस्ट लोग थे वो पॉलिटिकल फेथ मासेस में बिलीव नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ मॉडरेट्स। मतलब अगर मॉडरेट्स के एंगल सोचे, मॉडरेट्स के स्क्वायर में जाके सोचे तो, ठीक है। मॉडरेट्स ये मानते थे कि देयर वेर न्यूमरस डिविजन्स एंड सब डिविजन्स इन इंडियन सोसाइटी, और ये जो मास जो है वो इग्नोरेंट है और उनके पास कंजर्वेटिव आइडियाज एंड थॉट्स हैं, ठीक है। तो ये इनका मानना था। जो मॉडरेट्स थे वो ये मानते थे दैट द हेट्रोजेनस एलिमेंट हैड फर्स्ट टू बी वेल्डेड। जो भी हेट्रोजेनस एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ बांधना होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बिफोर द इंटर इन टू पॉलिटिकल स्फेयर, ठीक है। इनडायरेक्टली आई कैन से ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, अदरवाइज इनको लॉस हो सकता था। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। कह रहा है दे वर्कड फॉर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसंट्रेटेड मोर ऑन बिल्डिंग अप देयर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जो मैंने अभी जस्ट बात कही आपसे कि ये लोग खुद पे ज़्यादा फोकस करते थे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की बात करते थे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? मॉडरेट्स जो थे वो हमेशा खुद की बातें करते थे, जैसे एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिमांड उनको बहुत सारे एजुकेटेड एलिट्स जो थे ना उनसे सपोर्ट मिलता था, एजुकेटेड एलिट्स से। क्योंकि आप खुद बताओ ना, लंदन जाके एग्जाम देना आईसीएस का, कितने इंडियंस अफोर्ड कर सकते थे? कितने इंडियन का अप्रोच था? कितने लोग कर सकते थे? और वो भी एज लिमिट 21 फिर 19, कौन कर सकता था? नहीं कर सकते थे बिल्कुल। तो ये एक तरीके से एलिटिस्ट था, ठीक है। चलिए देखो, अभी भी अगर यूपीएससी की बात करें, अभी भी उस फैक्टर में ये रिवॉल्व करता है थोड़ा, जो एलिट वर्ग से आते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से। सीसेट क्या है? सीसेट एक तरीके का, सीसेट जो है वो एक एलिटिज्म ही तो है। आप बोलोगे कैसे? ये तो गलत बात है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैं इंजीनियर हूँ एक, ठीक है, तो मेरे लिए सीसेट पेपर कभी मेरे को ट्रबल नहीं करता है, ना करेगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टेट बोर्ड से होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस पे नहीं बिलीव करते हैं। उनके पास जो भी उनकी आइडिया होती है, नॉलेज होती है, वो खुद से बेस करके फॉर्म। तो इससे हुआ क्या? इससे यही हुआ कि जो ऑर्डिनरी मासेस थे ना, वो खुद को रिलेट नहीं कर पाए, वो खुद को लिंक नहीं कर पाए कि किस तरीके से ये जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो डायरेक्टली उनको बेनिफिट करेगा, ठीक है। क्योंकि जो उनका सफरिंग्स था वो खुद, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फेमाइंस हो गया और लैंडलॉर्ड्स की ही देन थी, है ना। तो दूसरा भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं। दे फेल टू कम्युनिकेट देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू अनएडुकेटेड एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली जब आप इस कोर्स से निकलोगे ही नहीं, इस सेंटर से बाहर ही नहीं निकलोगे, तो बाहर की सोसाइटी, बाहर की इकोसिस्टम क्या है आप कैसे जानोगे? और दूसरी बात, निकलना चाहने की बात तो दौड़ है, आप खुद नहीं चाहते हो कि बाहर वाले अंदर आए, मासेस इन्वॉल्व ना हो, तो फिर भी नहीं जान पाओगे। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ऑल 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे मैंने डिज़ाइन किए हैं। आप इससे, मतलब मैंने खुद से डिज़ाइन नहीं किए, मैंने कहीं से पिक ही किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत है ना सेलेक्टेड है, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो गए, या फिर कहीं पे भी क्वेश्चन बैंक जो ढंग का क्वेश्चन बैंक है, जो कुछ भी नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किए वहाँ से लाया हूँ, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, समझते हैं। कह रहा है द फर्स्ट सेशन of Indian National Congress was organized in Bengal in 1886।
तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 1886 तो था नहीं, 1885 था और ये हुआ था बॉम्बे में, तो ये दोनों यहाँ पे क्लिच पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर इसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, 1 रिजेक्ट कर दिया। चलिए सेकंड कह रहा है लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी वॉज फाउंड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी वॉज फाउंड एंड वॉज फाउंड इन 1885। थर्ड की देखते हैं, कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एलसी फॉर सिंध एंड अवध वॉज डिमांडेड। एट द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर सिंध एंड अवध वॉज डिमांडेड। देखो ये भी करेक्ट है, पहले सेशन में हेल्ड किया गया था जो मुंबई, उसको आज बॉम्बे पहले कहते थे, आज मुंबई कहते हैं। देयर वेर अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ द डिमांड्स फ्रॉम इंडियंस एंड दैट वेयर जो प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश के सामने, जैसे कि क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आपको पता होगा रेड कुर्ती मूवमेंट, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, फिर सिंध में एंड अवध, ये तीनों जगह पे आपको किया गया था अवध, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो मेन डिमांड था वे कॉन्स्टिट्यूशनल था और लेजिस्लेटिव डिमांड था, तो ये हमारे पास सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जा रहा है, तो इस दोनों को अगर हम कंबाइंडली लेके आते हैं तो हमारे पास ओनली 1 का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ऑल 3 एलिमिनेट हो जाता है, नन एलिमिनेट हो जाता है और हमें आंसर मिलता है आंसर बी। ठीक है, आराम से क्वेश्चन देखो, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरियस प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए प्रेसिडेंसी की बात कर लेते हैं, इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपके पास कुछ सीट्स ऐसी होनी चाहिए जहां पे कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की बात हो। कह रहा है इन 1890s कदामनी गांगुली बिकम द फर्स्ट इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको मिला ना, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, करना ये है कि अगर आपको कदामनी गांगुली के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो इसको करोगे गूगल और लिखोगे कदामनी गांगुली /UPSC या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इसको जानोगे। ठीक है, क्योंकि इनको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आप नाम सुन रखे होगे लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, है ना। 1890s में कदामनी गांगुली जो थी वो पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। ठीक है ना, वो एड्रेस की थी कांग्रेस सेशन को, जो कि सिंबलाइज किया था कमिटमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू गिव द वुमेन ऑफ इंडिया देयर स्टेटस इन नेशनल लाइफ। ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट नहीं थी, तो यहाँ पे एक क्लिच पॉइंट हो गया, वो प्रेसिडेंट नहीं थी, उन्होंने एड्रेस किया था सेशन को लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है, अच्छा अगर बात करें तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी 1917 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात कर ले तो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए एओ ह्यूम बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंशियल आईएनसी की बात करें तो वो थे जॉर्ज यूल। कब बने थे? 1888 में। ठीक है, तो एओ ह्यूम बिकम द फर्स्ट नॉन इंडियन ओरिजिनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट को आप डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, चलिए तो जो पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे जॉर्ज यूल, मैं नाम लिख देता हूं, जॉर्ज यूल। ठीक है, 1888 में बने थे। विलियम वेडनबर्न की बात कर लें, वो सेकंड नॉन इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे 1889 में। तो 1889 में फर्स्ट में बने जॉर्ज यूल, फिर बने वेडनबर्न। ठीक है ना, वेडनबर्न। क्लियर है? चलिए अगर बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, कह रहा है इट वाज अ रूल टू मेक द लीडर फ्रॉम द होस्ट प्रोविंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो होस्ट प्रोविंस मतलब ये वही वाली बात हो गई गवर्नर वाली, कि आप जिस स्टेट से जा रहे हो उस स्टेट के गवर्नर को उसी स्टेट की होनी चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, कांग्रेस ने एक रूल बनाया था कि व्हेन अ सेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रोविंस, अगर किसी प्रोविंस में अगर सेशन ऑर्गेनाइज होता है तो जो पर्सन होगा वो जो द पर्सन फ्रॉम द सेम प्रोविंस कुड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस प्रोविंस के नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है। इफ ऑल द थ्री आर करेक्ट इनकरेक्ट देन हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नन। क्लियर है? चलिए ये सब क्वेश्चंस आपको जरूर याद रखने चाहिए। वैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के आईएनसी के, जैसे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पी आनंद चरलू, एन.जी. चंद्रावकर, फिर दिनेश वाचा, फिर रहीमतुल्ला सयानी, सी शंकरन नैयर। ठीक है, कुछ नॉन इंडियन प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं आईएनसी के, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, एल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कादम्बिनी गांगुली फॉर द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस्ड कांग्रेस सेशन इन 1890s। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड दिस सेशन। तो उस सेशन को प्रिसाइड कौन किया था ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन को प्रिसाइड किया गया था फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा। फिरोज शाह मेहता प्रिसाइडेड द सेशन वेयर कादम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन इन 1890s। तो कांग्रेस सेशन जो कि हुआ था कलकत्ता में उसको प्रिसाइड किया गया था फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा। तो ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अर्ली ईयर्स 1885 से 1885 से 1905 तक। ठीक है, 1885 से 1905 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं बात कर रहा हूं 1885 से लेके 1905 तक, मतलब बंगाल डिवीजन से तक, मतलब उससे आगे नहीं जाना आपको, है ना। वगैरह सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द कंट्री। क्या कांग्रेस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करती थी? नहीं करती थी। रिलीजियस रिफॉर्म की तो कभी नहीं करती थी। ऑर्गेनाइज ए नेशनल मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट। नेशनल मूवमेंट भी चलाने का उनका कोई वो नहीं था, मूड नहीं था। थर्ड था यूनिफाई द पीपल ओवर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। और फोर्थ है एस्टेब्लिश स्वराज इन द इकोनॉमी। देखो सी यहाँ पे करेक्ट है। यूनिफाइंग द पीपल ओवर अ कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम एक मेजर गोल था कांग्रेस का ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ईयर। ठीक है ना, इनिशियल ईयर की बात कर रही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो ट्राई किए कि वो किसी तरीके से पॉलिटिसाइज करे, पॉलिटिकली एडुकेट करे लोगों को, ताकि उनको यूनिफिकेशन में हेल्प मिले। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये देखना है। ठीक है, कह रहा है इट बिल्ड अप एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन दैट यूज्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो था वो आपको फॉर्मली स्टार्ट हुआ था टाउन हॉल कलकत्ता से। कब हुआ था ये आप जान लो, 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905। ठीक है, टाउन हॉल कोलकाता, टाउन हॉल कोलकाता। ठीक है, बेसिकली इसमें यही था कि कैसे भी कर्व करेंगे फॉरेन गुड्स को और रिलाई करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे। इसको डेवलप किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जो कि डिस्ट्रॉय किया गया है कंपटीशन के द्वारा फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स, और बिल्ड किया जाएगा इंडिजिनस इंडस्ट्री एंटरप्राइज को मॉडर्न वेस्टर्न लाइन पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द मूवमेंट बिकम हाईली सक्सेसफुल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेटअप बिटवीन द इलीट लीडर्स एंड मासेस। क्या इलीट लीडर्स और मासेस कनेक्ट हो पाए थे? ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको आप यहीं पे डिस्कार्ड कर सकते हो ये जो स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो स्वदेशी मूवमेंट जो था ना, एक मेजर लिमिटेशन यही रहा कि स्वदेशी मूवमेंट जो था कि वो मास एजिटेशन को गेन नहीं कर पाया। ठीक है, फुल फ्लेज्ड मास मूवमेंट भी नहीं करा पाया। कुछ मासेस को ये सुपरफिशियल रिलेशनशिप के तौर पे जो कि एलिट लीडरशिप और मासेस के बीच में थे, उसके बेस पे इसको कमज़ोर किया गया। जो स्वदेशी मूवमेंट थे वो अच्छे से ट्रांसेंड नहीं हो पाया अपने एलिट कैरेक्टर से। ठीक है, क्योंकि जो बेस था वो भी एलिटिज्म पे ही बेस था। ठीक है, चलिए तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड हमारा रॉन्ग है। चलिए ट्राई करते हैं एलिमिनेट करने का। ठीक है, देखो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो, मैं तो कर देता हूँ, है ना। आंसर आपके पास आ चुका है, इवन दो यू नो द फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। क्वेश्चन कह रहा था सीक्रेट सोसाइटीज वर एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सीक्रेट सोसाइटी बनाए गए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के वक्त फिजिकल एंड मोरल ट्रेनिंग दिए गए यंग एलिट्स को, जैसे सीक्रेट सोसाइटीज़ बना के या स्वदेशी समितिज़ बना के, जैसे 1902 में के आसपास कुछ अखाड़ाज और जिम्नेशिया बनाए गए। इंपॉर्टेंट लीडर्स जो ट्रांसलेट किए मिलिट्री थ्योरी को एक्शंस में, इंक्लूडिंग बरिंद्र कुमार घोष, उपेंद्र बैनर्जी और हेमचंद्र कानूंगो। ठीक है, ये कुछ लीडर्स थे जो इसमें इस काम को आगे बढ़ाने में मदद किए, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट इन द डेल्टाइक रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपको थोड़ा यूनिक लाइन मिलेगा, यूनिक स्टेटमेंट मिलेगा, तो इसको जरूर अपने नोट्स में लिख लेना, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो देखो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो स्वदेशी मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ बंगाल में, और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस जो था वो रीच किया अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज में। इसको हम लोग वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं इन डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्रा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विथ रेफरेंस टू होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड बिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम रूल लीग की बात करें तो देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है।
सबसे पहले समझो स्टेटमेंट 1 के बारे में। तिलक लीग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र। तिलक जो लीग था वो महाराष्ट्र तक रेस्ट्रिक्टेड था। वेयर एज बेसेंट लीग कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या ऐसा था क्या? तिलक का जो लीग था वो रेस्ट्रिक्टेड था सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में। कहां पे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, ये ध्यान रखिएगा। फिर कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, ये सारी चीज़ें आपको तिलक के लीग में मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसकी लगभग 6 ब्रांचेस थी। एनी बेसेंट लीग जो थी वो सेटअप की थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, और ये कवर करती थी रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। इट्स हेडक्वार्टर वॉज इन मद्रास एंड हैड 200 ब्रांचेस, ठीक है। तो 1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है, सेकंड देख लेते हैं। मुस्लिम लीग हैड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू बेसेंट होम रूल लीग बट नॉट टू तिलक लीग। देखो, मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट in setting up both Besant as well as Tilak Home Rule League. Also, Anglo-Indians, most of the Muslims और जो नॉन ब्राह्मण्स थे फ्रॉम द साउथ इंडिया, वो ज्वाइन नहीं करते हैं होम रूल लीग को। वो उनका मानना होता है, दे बिलीव दैट बाय होम रूल इट एम्स टू स्प्रेड हिंदू कास्ट मेजॉरिटी। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। यहाँ करेक्ट पूछ रहा है, बेसेंट लीग वॉज लूजली ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू तिलक लीग। अब देखो इसमें एक वॉग सा कंपेरिजन किया गया है, लेकिन ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट भी है एक सेंस में। एनी बेसेंट जो है उनका जो लीग है वो थोड़ा लूजली ऑर्गेनाइज था, तिलक थोड़ा ज़्यादा ही इसमें स्ट्रांग होल्ड रखे थे। इनर लीग 3 मेंबर थे, वो ब्रांच फॉर्म करते हैं, जबकि इन केस ऑफ तिलक लीग जो है 6 ब्रांच बनाती है और क्लियरली अपने एरिया को डिफाइन करती है और एक्टिविटीज़ को डिफाइन करती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग, तीनों का तीनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए, तीसरा हमारा सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 1 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 14 पे। अनुशीलन समिति के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में 14 कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में बात कर रहा है और उसके एक्टिविटीज़ के बारे में कह रहा था। अनुशीलन समिति वॉज फॉर्म्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रशिया एंड इटली, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द लाइन ऑफ द रशिया एंड इटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रोमथा मित्र, ठीक है ना, प्रोमथा मित्र जी जो हैं वो फाउंड किए थे कलकत्ता में अनुशीलन समिति। तीसरा कह रहा है युगांतर वॉज फाउंडेड बाय द मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति। तो समझते हैं, देखिए अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे ना बहुत थोड़े ना अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको देखो ऑप्शंस दिखा लग जा रही है तो सारा करेक्ट है, सीधे मारे ऑल ऑफ दी अबव आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ध्यान रखना है चीज़ों को, किस तरीके से ध्यान रखना है, किस तरीके से अप्रोच लेना है, समझना है। जैसे मानो मुझे अगर प्रोमथा मित्र जी के बारे में पता है तो मैं इसको सर्कल कर लूँगा, मुझे हाँ दिमाग में है अनुशीलन समिति से ये जुड़े हुए हैं। देखो अगर बात करें फर्स्ट एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अनुशीलन समिति जो है उसको फाउंड किया गया था प्रोमथा मित्र जी के द्वारा 1902 में। कब किया गया था? 1902 में। 1902 में अनुशीलन, ठीक है, समिति को बनाया गया था प्रोमथा मित्र जी के द्वारा। जो समिति है वो सपोर्ट किया गया था जतेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। तो ये दोनों प्रोमिनेंट फिगर्स को याद रखिएगा, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष को, ठीक है। अनुशीलन समिति जो है वो फॉर्म्ड हुआ, ऑर्गेनाइज किया ऑन द लाइन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रशिया एंड इटली, बट जो उनका एक्टिविटीज़ था वो लिमिटेड था, गिविंग फिजिकल एंड मोरल ट्रेनिंग टू द मेंबर ऑफ रिमेन्ड इनसिग्निफिकेंट, जो मेंबर्स थे, जो इनसिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे एज पर द व्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको, ठीक है ना, जो लड़ने को तैयार थे, ठीक है। चलिए, हालांकि देखा तो 1907 से 8 तक ये इनसिग्निफिकेंट रहा। जो इमीडिएट इवेंट जो ट्रिगर हुआ था मेंबर्स ऑफ द समिति पे, वो एक अनपॉपुलर एजुकेशनल रिफॉर्म्स था जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के टाइम में। तो यहाँ पे इसको खूब डिस्टर्ब किया गया। तीसरा कह रहा है युगांतर जो है, युगांतर इन अप्रैल 1906 इनर सर्किल जो जैसे अनुशीलन समिति है, ठीक है ना, उसके अंदर का इनर सर्कल है। इनर सर्कल में बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, वो स्टार्ट करते हैं वीकली। युगांतर क्या था? वीकली था, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। और ये कोर मेंबर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स के नाम याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये याद होना चाहिए। बरिंद्र पूछ देगा, इनका नाम देगा, ये अनुशीलन से जुड़े थे क्या, तो आपको अगर कुछ चीज़ें याद है ना, बरिंद्र कुमार घोष, और दूसरे हो गए आपको भूपेंद्र दत्त, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पे नन इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा डी हो गया, क्योंकि सारे करेक्ट है यहाँ पे, है ना। चलिए अब कह रहा है अंजुमन ए
मोहिशबान ए वतन, ठीक है ना, अंजुमन ए मोहिशबान ए वतन वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म टू सपोर्ट द एजिटेशन अगेंस्ट द पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन बिल, पंजाब की लैंड कोलोनाइजेशन बिल। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज द फाउंडर ऑफ दिस सीक्रेट सोसाइटी। देखो अगर हम लोग बात करें तो ये थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी 1907 में पंजाब अनरेस्ट हुआ, जहाँ पे बहुत दिन तक अनरेस्ट चलते रहा। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस ऑफ पंजाब जो था वो बेसिकली बहुत सारे कॉलोनाइजेशन बिल को के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था किसको, तो जो कॉलोनाइजेशन बिल था उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1906 में। इस रिस्पांस में कॉलोनाइजेशन बिल के रिस्पांस में अजीत सिंह जो थे ना वो फॉर्म करते हैं एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था आपको अंजुमन ए मोहिशबन ए वतन, ठीक है ना। द कॉलोनाइजेशन बिल था वो प्रोवाइड करता है कि ट्रांसफर ऑफ ए पर्सनस प्रॉपर्टी टू द गवर्नमेंट, अगर वो मर जाता है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर उसके पास कोई भी लीगल हेयर्स नहीं है तो जो गवर्नमेंट जो होगी वो उसको बेच सकती है उस प्रॉपर्टी को, या फिर किसी पब्लिक और प्राइवेट डेवलपर्स को दे सकती है। और ये बहुत ही क्लियरली कॉन्ट्रैरी अगर देखा जाए तो सोशल कंडीशंस जो उस रीजन में था उसको बहुत ज़्यादा वायलेट कर रही थी, और इसको रिजेक्ट किया गया था सारे के सारे पार्टीज़ के द्वारा। और उस वक्त एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी चला था जो कि स्टार्ट किया गया था, इकट्ठा किया गया था अजीत सिंह के द्वारा, और उसके बाद भी और ज़्यादा इंटेंसीफाई होता है जब अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया जाता है तब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल वॉज मेड पब्लिक इन 1903। ठीक है, चलो देखते हैं। एस एन बैनर्जी, के मित्रा वेयर अमंग द मॉडरेट लीडर्स ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थे उसके मॉडरेट लीडर्स में इन दोनों का नाम है एस एन बैनर्जी एंड के मित्रा। ठीक है, हमें पता करना है करेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है बाय पार्टीशनिंग बंगाल द ब्रिटिश वांटेड टू प्रमोट मुस्लिम कम्युनलिस्ट टू काउंटर द कांग्रेस एंड द रैशनल मूवमेंट। देखो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए ना तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है वो 1905 में होता है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट जो कि स्पर्ड होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, आप सोचोगे 1903 दे रखा है, आप 1905 में होता है बंगाल डिवीजन, हाँ होता है, लेकिन इसको पब्लिक में दिसंबर 1903 में ही लेके आया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो दिसंबर 1903 में ही इसको लेके और अनाउंस किया जाता है इसके बारे में इन द पब्लिक। ठीक है, जो ऑफिशियल रीज़न था इस डिसीजन का वो था आपको बंगाल, जिसकी पॉपुलेशन उस वक्त थी 78 मिलियन, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक सोसाइटी हो जा रही थी जिसको ब्रिटिशर्स जो थे वो एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं, वो भी करेक्ट है। इस पीरियड में 1903 से लेकर 5 तक में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला और लीड किया गया, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, के मित्रा थे और पृथ्वी चंद्र रे थे। ठीक है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। देखो अगर हम लोग बात कर ले अर्लियर हाफ ऑफ द पार्टीशन बंगाल वॉज टू बी द मुस्लिम मेजॉरिटी, एक था ईस्ट बंगाल, एक बना ईस्ट बंगाल, एक था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था वो हाफ ऑफ द पार्टीशन जब हुआ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, ट्राइंग टू वू द मुस्लिम्स करजन। अब देखो सीधी सी बात है, इनको ना उनको ये एहसास दिलाना था कि इस तरीके से आपका ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जो करजन थे ना, करजन जो वाइसराय थे उस वक्त के, वो आर्ग्यू करते हैं कि डेक्का जो कि बांग्लादेश में है वो बन सकता है कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, जो कि प्रोवाइड करेगा यूनिटी नॉट ओनली बाय देम बट बाय देमसेल्फ ऑल्सो। ठीक है ना, और साथ में ही गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो ओल्ड पॉलिसी है कि मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ को जो कम चीज़ें मिलती हैं, कम चीज़ें पार्टिसिपेशन होती हैं, वो भी इसके थ्रू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछा है तो ऑल 3 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रोमोथा मित्रा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रोमोथा मित्रा, बरिंद्र कुमार घोष एंड जतेंद्र नाथ बैनर्जी नोन फॉर फाउंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जस्ट मैंने बताया आपको अनुशीलन समिति इन कलकत्ता 1902, है ना, तो इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यह एक अंडरग्राउंड सोसाइटी था फॉर एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशनरीज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इवेंट समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगर अगस्त डिक्लेरेशन की, तो अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ था? अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था आपको 20 अगस्त 1970, 20 अगस्त 1970। तो अगस्त डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखो बेसिकली 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग जो थे वो प्रेजेंट करते हैं मॉन्टेग डिक्लेरेशन दैट इज अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है ना, तो इसको पेश किया गया था आपको 20 अगस्त 1917 को, किसके द्वारा? मॉन्टेग के द्वारा। ठीक है,
इसको पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये जो रिपोर्ट है वो एक बेस बनी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, ठीक है। तो 1917 ये हो गया। अब देखिए रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं। ये पास किया गया था आपको मार्च 1919 में, मार्च 1919 में, जो कि अलाउ करता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरीज और इवन इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल, ठीक है ना। तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोई भी बस शक के आधार पे आप इनको इम्प्रिजन कर सकते हो। जो रॉलेट एक्ट है वो अलाउ करता है अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट अ वारंट और ऑन द मेयर सस्पिशन ऑफ ट्रीजन, ठीक है ना। वैसे जो सस्पेक्ट्स होंगे उनको आराम से आप जेल में डाल सकते हो और उन पर लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। और दे इवन कैंट टेक द लीगल हेल्प। ये जो लॉ था, लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस, वो द बेसिस ऑफ सिविल लिबर्टी, वो सस्पेंड हो जाता था यहाँ पे। देखो बेसिक यही है। तो ये स्टार्ट हुआ था मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग मस्करी की बात कर लेते हैं, 13 अप्रैल 1919, ये तो सबको पता है, ठीक है, इसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। लॉन्चिंग ऑफ द एनसीएम मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ये लॉन्च किया गया था आपको 31 अगस्त 1920, 31 अगस्त 1920। जलियांवाला बाग की बात कर ले 13 अप्रैल 1919, ठीक है। अगर एनसीएम की बात करें, अगस्त 31 1920 को खिलाफत कमेटी स्टार्ट करती है कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड द मूवमेंट को फॉर्मली लॉन्च किया जाता है, ठीक है। 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में। कहाँ पे होता है? कलकत्ता सेशन, जहाँ पे अप्रूव किया जाता है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को टिल द पंजाब एंड खिलाफत, जिनको रॉन्गली रिमूव किया गया था तब तक के लिए, मतलब पंजाब एंड खिलाफत, इस सेक्शन को रिमूव किया गया एंड स्वराज को स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये अगर हम लोग अब सीक्वेंस देख लेते हैं, हाँ, तो पहला हो जाएगा आपको अगस्त डिक्लेरेशन 1917 वाला, तो हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट हो जाएगा सेकंड और सेकंड। फिर उसके बाद अगर बात करें तो मार्च 1919 पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा मिल गया। फिर देख लेते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919, फोर्थ हो जाएगा 31 अगस्त 1920। बहुत ही क्लोज इवेंट्स हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अब कह रहा है स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ स्वधर्मा। विदाउट स्वराज देयर कुड बी नो सोशल रिफॉर्म, नो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एंड नो यूजफुल एजुकेशन, नो फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल लाइफ। दैट इज वॉट वी सीक, दैट इज वाई गॉड हैज सेंट अस टू द वर्ल्ड टू फुलफिल हिम। मतलब स्वराज पे ज़्यादा फोकस, ठीक है। तो ये कौन थे? ये बिल्कुल तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ स्वधर्मा। विदाउट स्वराज देयर कुड बी नो सोशल रिफॉर्म, नो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, नो यूजफुल एजुकेशन, नो फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल लाइफ। इसके साथ साथ यही एक मकसद है जिसके लिए गॉड ने हम लोगों को यहाँ पे भेजा है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा विच वन द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी वाज एसोसिएटेड विद द एसेसिनेशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एसेसिनेशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो वो था आपको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग की एसेसिनेशन की वो चलती है, एक कॉन्स्पिरेसी चलती है, दिल्ली केस, जिसको हम लोग दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। ये हुआ था 1912 में। तो बेसिक इसको लाया गया था टू एसेसिनेट उस वक्त के वाइसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग, उनको। ओकेजन क्या था? ओकेजन यही था कि ट्रांसफरिंग जो हो रहा था ब्रिटिश इंडिया में कैपिटल का, कलकत्ता से नई दिल्ली, मतलब कैलकाटा से नई दिल्ली, जो दिल्ली दरबार वाली बात जो कंडीशन थी उसमें शिफ्ट हो रहा था ये कैपिटल, उसी बीच में ये हुआ था, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें, बसंत कुमार बिश्वास, अमीर चंद एंड अवध बिहारी को कन्विक्ट बनाया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है इन द ट्रायल ऑफ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ये 3 नाम याद रखिएगा, बसंत कुमार बिश्वास, अमीर चंद एंड अवध बिहारी, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग औरबिंदो घोष, ठीक है ना। औरबिंदो घोष के बारे में इस स्टेटमेंट को देखना है। चलिए, अगर बात करें, ही वॉज गिवन डेथ सेंटेंस विच वॉज लेटर कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखो,
अगर हम लोग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करें तो बरिंद्र घोष थे, वो हेड ऑफ स्टेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज थे इसके, और साथ साथ में ही उल्लासकर दत्त जी थे, वो थे बॉम्ब बनाने में, मतलब बॉम्ब बनाने में थे उल्लासकर दत्त। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन थे? बरिंद्र घोष। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, इन दोनों को ही डेथ पेनल्टी हुआ था। ठीक है, 1904 में वीडी सावरकर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? अभिनव भारत, एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज। 1909 में एक जैक्सन है जो कलेक्टर थे नासिक के, वो आपको बेसिकली अभिनव भारत के मेंबर बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभिनव भारत वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय अरविंदो इन 1904। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट? तो देखो, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो अनुशीलन ग्रुप था ना, टोटल का टोटल, उसमें जितने भी मेंबर्स थे, जैसे घोष ब्रदर्स हो गए, अरविंदो, बरिंद्र घोष, ठीक है ना, उनको अरेस्ट किया गया इन केस ऑफ अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अरविंदो जो थे वो एक्विट हो गए, जितने भी चार्जेस उन पर लगे थे उनसे वो बच के निकले, और साथ साथ में ही जो एविडेंस था उनके अगेंस्ट उसको फॉल्स बताया गया था, तो वो तो बच के निकले थे। अगर आप एक्टिव हो तो मुझे बताना कि इनको मदद किसने किया था, इसमें कौन से वकील थे जिन्होंने इनका मदद किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो अभिनव भारत था वो सीक्रेट रिवॉल्यूशन था जो ऑर्गेनाइज किया था अरविंदो घोष के द्वारा नहीं, वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर जी ने 1904 में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है तो नीदर वन नॉट टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय रास बिहारी बोस। देखिए, रास बिहारी घोष एक थे, एक रास बिहारी बोस थे। ठीक है ना, जिस तरीके से बोस की आइडियोलॉजी थी ना, उसी तरीके रास बिहारी बोस की आइडियोलॉजी थी। ठीक है ना, यह ध्यान रखेगा, इससे आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा सूरत सेशन को, जो सूरत सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब का था? 1907, जिसको हम लोग कहते हो सूरत स्प्लिट। वो प्रिसाइड किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है? रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है ना, घोष के द्वारा। तो ये घोष जो थे ना, वो थोड़े मॉडरेट किस्म के इंसान थे, बट बोस जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के थे। तो आप बोस से भी इनको याद रख सकते हैं, है ना। तो इस सेशन में कांग्रेस स्प्लिट होती है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। वो प्रिसाइड करते हैं मद्रास सेशन को भी रास बिहारी घोष का बता रहे हैं इन 1908। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है। सेकंड कह रहा है रास बिहारी घोष इस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। रास बिहारी घोष मदद करते हैं कि वो इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को एक्टिवेट करने में अब्रोड। ठीक है ना, ही उनके साथ साथ कौन थे? AM नायर, जो प्रस्यूट करते हैं जापानीज अथॉरिटी को कि सपोर्ट करे कि जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उनको। ठीक है, वो एक की रोल प्ले करते हैं इस्टेब्लिशमेंट में कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में, लेकिन वो कंप्लीटली उसको इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, तो दोनों का दोनों इनकरेक्ट हो गया, तो नीदर वन नॉट टू हो जाएगा हमारा आंसर डी। चलिए, हाँ, कह रहा है द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज। 1838 में जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई इंडिया में, वो थी आपको जमींदारी एसोसिएशन, जिसको हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसको हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में कि ये प्रमोट कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स, जमींदार का। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें थे आपको राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दादा भाई नौरोजी। इनके कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको स्टेटमेंट्स। ठीक है, कह रहा है दादा भाई नौरोजी वॉज बॉर्न इन 1867। देखो, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा वॉग टाइप का है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी जैसे पर्सनैलिटी है ना, तो उनको आपको याद होना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या हो गया वो ग्रैंड, क्या कहा था उनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये पहले ना फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर थे हमारे कंट्री के। ठीक है, उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो हाईलाइट करती है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस को इंडिया में, और साथ साथ में ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। अब देखो इनका जो बर्थ हुआ था ना वो 1867 में नहीं हुआ था, वो बर्थ हुए थे 1825 में, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, हमारा पहला रॉन्ग हो गया। करेक्ट पूछ रहा है तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया। सेकंड, ही इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो पता ही है, बच्चों को पता होता है। ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो 2-3 दोनों करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब कांग्रेस सेशन ईयर बताना है। हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। कुछ प्रोमिनेंट तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन आपको हैबिट बनाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको ध्यान रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए सेशंस में, या जहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग प्रिसाइड किए, या फिर कुछ इन्वॉल्वमेंट हुई, ठीक है, वैसे लोगों का याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, कांग्रेस सेशन एंड कौन सी ईयर में हुआ था। देखो सूरत तो बच्चा भी बता देगा, सूरत स्प्लिट वॉज इन 1907। ए का हो गया 4, ए का 4 मतलब आंसर आपने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। इस दोनों ऑप्शन आपको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको पता था। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बनारस सेशन की बात कर लें, बनारस सेशन की, तो ये बनारस सेशन कहाँ हुआ है। देखो आईएनसी का सेशन 1907 में जो था वो प्रिसाइड किया गया था, किसके द्वारा, ये किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है, सूरत में। इलाहाबाद सेशन की बात कर लें, पहले बनारस सेशन को ही जान लेते हैं। आईएनसी में 1905 में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आपको याद है, अगर जैसे बंगाल डिवीजन हुआ उसके जस्ट बाद हुआ था, ठीक है। फिर अगर बात करें, बनारस सेशन हो गया 1905, कलकत्ता सेशन 1906 में जो प्रिसाइड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, तो कलकत्ता सेशन 1906। फिर इलाहाबाद सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1910 में हुआ था, प्रिसाइड किया गया था विलियम वेडनबर्न के द्वारा, ठीक है, विलियम वेडनबर्न के द्वारा। तो आंसर हो गया हमारा A 4213, ठीक है। चलिए अब कह रहा हूँ अमंग द फॉलोइंग, इनमें से मॉडरेट्स कौन है। मॉडरेट्स नर्म दल है ना, जिनको कुछ सीट्स पोजीशन लोकेशंस चाहिए थी। चलिए तो देखो, अगर हम लोग कुछ मॉडरेट्स की बात करें तो जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये कुछ मॉडरेट्स आपको लीडर होंगे आईएनसी के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीके गोखले तो हैं ही हैं, साथ में ही नौरोजी जी तो बिल्कुल थे, और उनके साथ साथ अब देखो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लाल बाल पाल, तो ये भी रिजेक्ट हो गए, ये भी रिजेक्ट हो गए, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। 5 और 6 तो ऐसे रिजेक्ट हो गए, तो इनको के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पहले दूसरे हैं, तो ये पहले दूसरे इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। चलो अब आके कंक्लूड कहाँ पे होगा, ऑप्शन तीसरे पे फंस गया, ठीक है। तीसरे पे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता भी एक मॉडरेट थे, ये याद रखना है आपको। अरविंदो घोष वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर, सो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। कलकत्ता सेशन 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ, उसके बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। तो ये जो कोलकाता सेशन है 1906 का, उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है, ठीक है। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है इट वॉज प्रिसाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो इट वॉज प्रिसाइडेड बाय, जो कलकत्ता सेशन था ना 1906 वाला, वो आपको बेसिकली उसको प्रिसाइड किया गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट थे कलकत्ता सेशन के आईएनसी के 1906 में। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906 कलकत्ता सेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। कलकत्ता सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ, उसमें डिबेट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, मॉडरेट्स एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कह सकते हो, लेकिन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कहना ज़्यादा सही होगा उनके बीच में। और बाद में ये सेटल होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की बात करेंगे, वही मेन गोल होगा। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज विल बी द मेन गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सेकंड सही है, ओनली सेकंड हो जाएगा हमारा। चलिए कह रहा है विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो आप एनसीईआरटी से चीज़ों को उठाओगे तो कुछ ना कुछ मतलब उस लेवल के क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जिसको आप और ज़्यादा टिपिकल कर सकते हो। देखो जो मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा रहा हूँ ना, जहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ, वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल के। लेकिन कॉम्प्लेक्स लेवल हमेशा अच्छा लेवल नहीं होता, ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट ही बेसिक्स होती है, ठीक है। वैसे कोशिश मेरा यही रहता है कि एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 सेगमेंट्स को रिसीव करें एक बार में, है ना।
तो सीधी सी बात है, स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है एज ए रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। यह इनिशिएट की जाती है 7 अगस्त 1905 को, और ये कलेक्टिवली ये जो मॉडरेट लीडर्स होते हैं जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब मिलकर करते हैं। जो मेन एम था स्वदेशी मूवमेंट का कि वो किसी तरीके से इंकरेज किया जाएगा आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प की कंसेप्ट थी। प्रमोट किया जाएगा ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस एंटरप्राइज, और बाइकआउट किया जाएगा इंग्लिश गुड का, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए अब कह रहा है मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908। मुजफ्फरपुर एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है इन बिहार। अगर हम लोग बात करें मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस की, तो ये एसोसिएटेड आपको प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी प्लस खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस थे, ठीक है। ये दोनों ये बम फेंकते हैं एक कैरेज पे बम फेंकते हैं ना। तो देखो इनका मानना था कि जो कैरेज पे बम फेंका जा रहा है वो किंग्सफोर्ड का है, जो कि एक बहुत ही बेकार अनपॉपुलर जज थे मुजफ्फरपुर में, और वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट था इनका इंडियन सोसाइटी पे। मतलब जो इंडियन लोग थे उनके लिए बहुत क्रूर थे। लेकिन जब ये फेंकते हैं तो एक वैसे लोग मर जाते हैं जो बहुत ही इंडियंस के लिए सिंपैथी रखते थे, ठीक है। अगर आप एक्टिव हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कौन मरते हैं और वो भी जो मरते हैं उसमें उनकी बेटी और उनकी वाइफ भी रहती है। ये चीज़ थोड़ा हर्ट करता है आगे चल के, ठीक है। प्रफुल्ला चाकी जो है वो खुद को मार लेते हैं, खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की बात कर ले, लाला हरदयाल के साथ साथ आपको सोहन सिंह भाखना फाउंड करते हैं गदर पार्टी को 1913 में। यह एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट था जो बेसिकली इमिग्रेंट इंडियंस जिनको ब्रिटिश रूल में काफ़ी परेशान किया जाता था, उनके साथ मिलकर इसको चलाया गया था, गदर पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया लाला हरदयाल। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री वाले सेगमेंट की, केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम लोग अगर स्मोक के बारे में बात करें ना तो डिराइव हुआ है दो शब्द से, एक होता है स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। और ना ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स है जो कि इफेक्ट करता है मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड को। क्लासिकल स्मोक की बात कर ले तो इसमें स्मोक तो होता ही है, प्लस फॉग भी होता है, प्लस आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और ये मोस्टली आपको ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट कह लो या ह्यूमिड कंडीशंस कह लो, वहाँ देखने को मिलेगा। बेसिकली दे आर जनरली प्रेजेंट जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स हो और सल्फर डाइऑक्साइड की कंपोनेंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम में जो फ्यूल्स का कंबशन होता है उसमें मिलता है, ठीक है। और ये जो क्लासिकल स्मोक होता है वो एक डार्क ब्राउनिश एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, इसको हम लोग डार्क ब्राउन स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है इट्स मेन कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के एक्शन से किसी कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज पे, तो ये जो होता है ना ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है, फोटोकेमिकल स्मोक, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल स्मोक की। सेकंड हो गया इट प्रोड्यूसेस इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स कंपाउंड ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये इनकरेक्ट है, आंसर हो गया हमारा ए। चलिए अब कह रहा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एलिमेंट्स और डिजीज बताना है। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चैप्टर 18 क्लास 8 एनसीईआरटी से ये ड्राइव किया गया क्वेश्चन है। देखिए है तो सिंपल, देखो आर्सेनिक जो होता है ना, अगर ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक है, ठीक है ना, तो बेसिक क्या होता है, स्किन कैंसर की रिस्क बहुत बढ़ जाती है, थिकनिंग हो जाएगा स्किन का, डिसकलर हो जाएगा स्किन, प्रॉब्लम जो ब्लड वेसल्स के साथ वो भी स्टार्ट हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू होगा, ठीक है। तो आर्सेनिक का जो कंडीशन है वो हो गया स्किन कैंसर से रिलेटेड, तो आंसर हो गया हमारा 2, ए का 2 मतलब चलो ठीक है, मतलब इन्होंने मतलब हम लोगों को फंसा के रखा है अभी भी।
चलिए देखो, मर्क्यूरी से आपको पता होगा, मर्क्यूरी फेज करने के लिए मीनामाटा कन्वेंशन भी होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं होगी, मुझे पता है आप लोग समझदार हो। तो यहाँ हो गया 1, तो डी का 1 हो गया। चलिए तो कुछ ऑप्शंस और देख लेते हैं, अभी भी इन लोगों ने हम लोगों को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कैडमियम की। देखिए कैडमियम के एक्सपोजर से ना इटाई डिजीज होती है, कैडमियम के एक्सपोजर से इटाई डिजीज होती है। कैडमियम से जो एक्सपोज होते हैं, एक्सपोजिशन से प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ये सबसे कैडमियम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इटाई डिजीज रिलेटेड टू कैडमियम, तो ये हो गया 3, तो हमारा सी हो गया 3। चलिए सी हो गया 3, तो आंसर हमारा ये हो गया। जो रिमेन बच रहा है वो तो आप समझ रहे हो, लेड से क्या होता है, लेड से होता है डिसलेक्सिया। मर्क्यूरी के पॉइजनिंग से न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है जिसको मीनामाटा कहते हैं, या होता है आपको डेली कंजम्पशन अगर लार्ज क्वांटिटी में कीजिएगा तो एक्वेटिक एनिमल के थ्रू भी आता है वो, ठीक है। और अगर हम लोग कैडमियम की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। लेड हाई अगर डोजेज ले लोगे लेड की तो एक तरीके का ना इरिटेशन होगा, मेंटल डलनेस आएगा, मेमोरी लॉस होगा जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेन्स विच व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी आप लेफ्ट टू राइट में जाओगे, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे किसी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या इफेक्ट होता है। देखो पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेयर है, लेकिन फिर भी इसको सिलेबस में डालना जरूरी था क्योंकि आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेन्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल ऑफ पीरियोडिक टेबल, अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखो जब भी हम लोग बात करेंगे ना, नॉट राइट पूछा है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का वो डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जैसे आप मान लो लेफ्ट से राइट मूव कीजिएगा ना, तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाती है, एटॉमिक नंबर। जैसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। तो इस तरीके से मूव करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगा ना, सेल्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो बढ़ेगा, ये सीधी सी बात है। तो एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। अब देखो उसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने देखा कि इस 4 ऑप्शन से बहुत कुछ डिराइव हो रहा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साथ साथ में ही एटॉमिक रेडियस जो होता है ना डिक्रीज होता है। अब आप बोलोगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कैसे होता है। जब भी आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज हो जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस पे होता है, पॉजिटिव न्यूट्रॉन, वो भी बढ़ जाएगा। जब जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, जो पुल होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल होगा, जो न्यूक्लियर पुल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं न्यूक्लियर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा चार्ज के बीच में लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक सेंटर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर फोर्स आप कह सकते हो उसको, न्यूक्लियस के थ्रू जो लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या होगा, वो क्लोजर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजर खींचा, न्यूक्लियस और रिड्यूस हो गया, न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम को रिड्यूस कर दिया, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। हमेशा याद रखना, जो वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास है ना, वो अपने बॉन्ड को जल्दी से तोड़ नहीं पाता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना आउटर मोस्ट सेल में, वो इजीली निकल जाता है बाहर, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो एटम्स जो होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखने में तो लगता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, सेल्स दूर चला जाएगा, सेल्स के दूर जाने का फर्क नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। देखिए तो सीधी सी बात है, एक तो और हो जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, जब न्यूक्लियस से फोर्स लग रहा है पॉजिटिवली, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लीव नहीं करेगा, तो लेस मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों। तीसरा कर एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जा रहा है तो नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। अब सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें कि नॉन मेटल्स जो होता है वो राइट हैंड साइड में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के टॉप से देखोगे तो, और साथ साथ में ही ये जो ट्रेंड्स होगा वो आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बता देगा कि किस तरीके से एलिमेंट्स के साथ वो फॉर्म करेगा,
क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होता है वो बेसिक होता है, नॉन मेटल्स जो होता है वो एसिडिक होता है। तो ऑक्साइड्स जो होता है वो बेसिक नेचर से चला जाएगा, बेसिक नेचर का जो ऑक्साइड्स होता है, सॉरी ऑक्साइड्स जो होगा वो एसिडिक होते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो नेचर होता है वो नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक को बियर करने लगेगा। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, Who was the most important contributor to the early development of the periodic table of the element? Periodic table of element में सबसे अर्ली की कंट्रीब्यूटर की बात कर रहा है, तो ये है आपको मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव periodic table, मेंडलीव was the most important contributor। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कह रहा है, अर्ली कहे ना कहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है। जो अर्ली डेवलपमेंट जो periodic table का हुआ था उसमें हमें काफ़ी मदद किया था। तो मेंडलीव जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं, जो कि अर्ली डेवलपमेंट को फ्रेम किए थे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में। वो अरेंज किए थे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में, और हर जो पहली बार था ना, वेरी फर्स्ट टाइम, उनके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे एलिमेंट को सेट किया गया था। देखो इसमें यही पूछा जाएगा किस चीज़ के बेसिस पे इन्होंने अपने ट्रेंड को बताया था, कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास पे किया था, तो मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, एटॉमिक मासेस पे किया था। देखो आप पढ़ के आया करो, पढ़ के आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इसमें से कौन ऐसा थ्योरी है, डोबर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें से कौन ऐसा है ना जो कि बेस्ड नहीं है आपको एटॉमिक नंबर पे, सॉरी एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास पे कौन इस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक मैं एलिमेंट देता हूँ x, यहाँ पे दे दिया k, यहाँ पे दे दिया t। ठीक है, ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब कहोगे जब एटम्स जो होगा आपका स्टेबल होगा, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को खींचा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा न्यूट्रल एटम में, अगर नॉर्मल, अगर एबनॉर्मल एटम हो गया है तब, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए डोबर्नियर की बात कर लेते हैं। 3 एलिमेंट को एक ट्राइड में दिखाया और उनको एक ऑर्डर में रखा गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के टर्म में। ठीक है, तो एटॉमिक मास पे डोबर्नियर ट्रेस तो था ही था, क्लियर है। और जो एटॉमिक मास था जो मिडिल एलिमेंट का, देखो जैसे इन्होंने क्या किया, एक्स वाई जेड, इन 3 को सजा दिया एटॉमिक मास के टर्म में। मैं अभी बात कर रहा हूँ डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में। ट्राइड्स मतलब 3 की मल्टीप्लिसिटी, 3 की रिपीटेबिलिटी। ठीक है ना, तो 3 पे रखा और उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, इस बात का फोकस किया, एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएगा अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो। ठीक है, जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट था, जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट था इस एलिमेंट का, वो ना रफली एवरेज था एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जैसे मान लो y का अगर हम एटॉमिक मास की बात कर लेंगे तो वो आपको x एटॉमिक मास प्लस z एटॉमिक मास बाई 2, मतलब एवरेज हो जा रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो एवरेज एटॉमिक मास था 2 एलिमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड्स की, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ये तो पता चल गया हमको मास पे था। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ की बात कर लेते हैं। तो 1866 में, जानिएगा 1866 में जॉन न्यूलैंड थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया उस वक्त के जो नोन्स एलिमेंट्स थे, क्योंकि एलिमेंट्स तो एक दिन में मिला नहीं ना, समय समय के साथ मिला, तो उस वक्त के नोन जो एलिमेंट्स थे उनको एक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे रखा। तो इन्होंने भी एटॉमिक मास का ही कंसेप्ट को यूज़ किया, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखा। फिर बाद में उन्होंने एक चीज़ ध्यान दिया कि जो एलिमेंट का लोएस्ट एटॉमिक मास है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एंड मान लो थोरियम है, तो जैसे इनका जो ट्रेंड था ना जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, तो ही स्टेटेड दैट एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एंड एंडेड एट थोरियम, स्टार्ट किया हाइड्रोजन के साथ, एंड किया थोरियम के साथ। ठीक है ना, जो कि 56th एलिमेंट था। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्ट तो इन्होंने हाइड्रोजन से किया था और एंड किया था थोरियम पे, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है, न्यूलैंड्स की जो ऑक्टेव रूल थी वो आपको एटॉमिक मास पे बेस्ड है, बस इतना ही ध्यान रख लेना, काफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं मेंडलीव जब काम स्टार्ट किए, जब देखो न्यूलैंड किए तो 53 ही एलिमेंट था टोटल, जब लेकिन मेंडलीव काम स्टार्ट किए तो उस वक्त 63 एलिमेंट्स नोन था, 63 एलिमेंट्स नोन था। वो एग्जामिन करते हैं कि आपस में उनके बीच का एटॉमिक मास एलिमेंट्स का उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से किस तरीके से वैरी करेगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो था वो मॉडिफाइड है, एंड वो बेसिस बना मॉडिफाइड एटॉमिक नंबर थ्योरी पे, और साथ साथ में ही बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये भी याद रखिएगा, मेंडलीव क्लासिफिकेशन इज नोन एज द मॉडर्न बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो आप एक तरीके से देख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर के, ये भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तो अच्छे तरीके से जानते हो, एटॉमिक
नंबर पे डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा डी। हमारा तो आंसर डी ही होगा, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से जान रहे थे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ना आप अगर इसको रीड करके आओगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा इसको करने में, है ना। और रीड करना क्या है, एक बार थ्योरी देखना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, हमारा ये चैप्टर तैयार हो गया। रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन रेयर में ही आपको मदद मिल जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, वो सिंपल सी बात है, वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक फंक्शन होंगे उनके एटॉमिक नंबर पे, उस पर बेस्ड होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट कोड्स। कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट होते हैं सेम ग्रुप के, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग सेम होती है, ठीक है। रीजन कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे तो फंस गया केस, क्योंकि ए ट्रू हो गया, आर फॉल्स हो गया। रीजन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट वो जो होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा उनके एटॉमिक नंबर के नंबर पे, ठीक है, डिपेंडेंट होगा। मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेम होता है फॉर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनवैलिड। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर, मतलब आंसर वी विल हैव सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following statement is incorrect about the trends when going from left to right across the periods of periodic table? तो लेफ्ट टू राइट मूव करना है आपको, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है। चलिए आई थिंक दिस क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो रिपीटेड, ठीक है। द एलिमेंट्स एटम्स, हाँ सेम रिपीट हो गया है, पता नहीं क्यों, मैं मतलब क्रॉस वेरीफाई करता हूँ फिर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा रिपीट हुआ मैं देख लूँगा एक बार, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा मैं डाल दूंगा। 37, ठीक है। चलिए मूव करते 38 पे। विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स हैड बीन यूज टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड्स। आर्टिफिशियल क्लाउड्स, आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप स्प्रेड करते हो इधर ड्राई आइस, और सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सिल्वर एरोसोल्स का अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड में। वो करता क्या है, वो स्टिमुलेट कर देता है प्रेसिपिटेशन को, और रेन की फॉर्मेशन होती है। टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं सिल्वर आयोडाइड की, वो स्प्रे किया आता है क्लाउड पे एक किसी एरोप्लेन से। समटाइम्स सॉलिड CO2 भी आप यूज कर सकते हो, उसको ड्राई आइस भी यूज कर सकते हो। मोस्टली और मेनली हम लोग सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को क्लाउड से, और व्हेन दे फॉर्म अ ड्रॉप, अब वो इतना ज़्यादा लार्ज इनफ हो जाएगा ना ड्रॉप, वो खुद पे खुद गिर जाएगा। मतलब एक ना नेचुरल प्रोसेस नहीं है, मतलब आप अननेचुरल प्रोसेस से क्लाउड्स में ड्रॉप्स की फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बेसिक है लेकिन पूछता बहुत जगह है। स्किन कैंसर किस रेज से, नॉइज पॉल्यूशन किस रेज से, ग्लोबल वार्मिंग किस रेज से, ओजोन होल किसके कंट्रीब्यूशन से। स्किन कैंसर तो यूवी रेज, यूवी लाइट में भी UVC, याद रखिएगा UVA-B-C में, यूवी में भी UVC, अल्ट्रा वायलेट में भी UVC काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। UVC का एक्सपोजर कौन रोकता है, ओजोन लेयर रोकता है। ओजोन लेयर को मेजर किस में करते हैं, डॉप्सन यूनिट में करते हैं। ओजोन में होल कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। लॉस किनको है, हमको है। क्यों लॉस है, स्किन कैंसर होगा, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, इनको मेजर किया जाता है डेसिबल में, ठीक है। एक चला था ग्रीन मफलर, ठीक है। ग्रीन मफलर ये लगाया गया था ना, कि जैसे मान लो रोड जा रहे हैं ना, रोड के मुंडेर पे लगा दो ट्री, वो ना नॉइज़ को, जैसे शहरी क्षेत्र का ये कंसेप्ट है, तो नॉइज़ को एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब ग्रीन मफलर जो है उसको कभी भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हमेशा नॉइज पॉल्यूशन से कनेक्ट करना एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, तो बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो CO2 ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट करता है। और ओजोन होल की बात कर लेते हैं तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो आपको रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, AC से निकलता है। साथ साथ में ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, टू फेज आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इमिशन हम लोग कौन सी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कौन सी अमेंडमेंट कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल बना है, ये मुझे बताइएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया स्किन कैंसर, यूवी लाइट, ए का 2 हो गया। बी नॉइज पॉल्यूशन, तो तीसरा डेसिबल। ग्लोबल वार्मिंग वी विल मूव टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 4। सी का 4 हो जाएगा, एंड डी का 1 हो जाएगा। चलिए तो आंसर हमारा बी हो गया,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। देखो एक ड्राई सेल जो होता है ना, एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसको कॉमनली यूज़ करते हैं किसी भी बैटरी में, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, टॉर्च में, कैलकुलेटर में, ये सब में। अगर एक वेट सेल की बात कर लेंगे, एक ड्राई सेल जो होता है ना वो ऑपरेट कर सकता है बहुत सारे ओरिएंटेशंस में बिना स्पिल किए हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री लिक्विड नहीं होता तो इसमें पानी गिरेगा ही नहीं, कोई लिक्विड गिरेगा ही नहीं, ठीक है। एक कॉमन ड्राई सेल की बात कर ले तो जिंक कार्बन बैटरी, कॉमन ड्राई सेल की बात कर ले तो जिंक कार्बन बैटरी ये देखने को आपको मिलेगा। और साथ साथ में ही समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज ड्राई लेचलांचे सेल, तो इसको हम लोग ड्राई लेचलांचे सेल भी कहते हैं, सेल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ लांचे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, और साथ साथ में ही जिंक क्लोराइड को यूज़ करते हैं फॉर हैविंग हाई एनर्जी वोल्टेज। तो जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो कन्फ्यूजन कितना है, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड भी दे रखा है। सो क्योंकि IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो उस तरीके से देगा, बट क्वेश्चन आसान था, कर सकते थे आप। चलिए अब बात कर रहे हैं कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स। अब इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है, कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल्स और ऐसे अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो लिपस्टिक में लेड मिलता है, तो आप समझ सकते हो किन के लिए ये चीज़ एक रेड सिग्नल है, तो आपको इसको रोकना होगा, ठीक है। नेचुरल इज ऑलवेज गुड। चलिए लिपस्टिक में लेड मिलता है, लेड इज कॉमन इम्प्योरिटी फाउंड इन कॉस्मेटिक लिप्स प्रोडक्ट, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, और कुछ ऐसे भी कॉस्मेटिक्स इसमें पाए जाते हैं जैसे कि आई शैडो हो गया, ब्लशेस हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, शैम्पूज हो गया, बॉडी लोशंस हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल एक फूड एडिटिव होता है जिसको यूज़ करते हैं प्राइमरली टू हेल्प इमल्सिफाई साइट्रस फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो साइट्रस फ्लेवर्ड के होते हैं, खट्टे होते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। प्रिवेंट करते हैं आपको मतलब अब कहते हैं ना कि आपस में वो फैल ना जाए, तो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको बैन किया गया था फूड एडिटिव की तरह यूज़ करने में यूरोप एंड जापान में, ठीक है, यूरोप एंड जापान में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल को बैन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कहीं पे भी इसको यूज़ करना बैन है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चाइनीज़ फास्ट फूड की बात कर लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो एक होता है आपको मोनोसोडियम ग्लूमेट, बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंता की बात है, लेकिन इसके बहुत सारे फैंस भी हैं। चाइनीज़ फास्ट फूड की बात कर लें तो एक है मोनोसोडियम ग्लूमेट, एक ग्लूमेट है, या फिर इसको कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ ग्लूमेटिक एसिड। एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। देखो एसिड अगर अमाइनो एसिड अगर सही एसेंशियल है तो दिक्कत नहीं है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो दिक्कत है। या एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल्स टू अनदर, ठीक है। तो अगर मान लो आप उसके फ्लेवर को और बढ़ाना चाहते हो और अगर मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ कर रहे हो, तो इन बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि नर्व सेंडिंग्स को एक्साइट करता है और साथ साथ में न्यूरो का जो सिस्टम होता है ना, न्यूरो के जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड सिस्टम होता है, उस पर इफेक्ट डालता है और ये जो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने का जो एक्टिविटीज़ होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है ना। और ये चाइनीज़ फास्ट फूड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो सोच समझ के मोमोज़ तो चाइनीज़ की है या नहीं है, लेकिन नहीं खाना है, और भी जैसे खाते हो चाइनीज़ फूड वो नहीं खाना है। तो तीनों का तीनों यहाँ पे करेक्ट है, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में देख के। देखो हाँ, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब हुआ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, आई एम सॉरी। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि सनलाइट आया हमारे अर्थ पे, कुछ परसेंट मान लो 5% या 4 से 5% एब्जॉर्ब हो गया और 95-96% रिटर्न होने लगा। जब ये रिटर्न होने लगा तब तक तो कंडीशन सही था लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों यहाँ पे एक ओजोन लेयर आता था, उसके नीचे बना दिया हम लोग एक पॉल्यूशन ब्लैंकेट। पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्या किया, इस रेंज को फिर से रिवर्ट कर दिया हमारे अर्थ पे रिवर्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, और एब्जॉर्प्शन बढ़ गया अर्थ का। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का वो धीरे धीरे राइज कर रहा है तो क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो ये हो रहा है
कि आपकी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाटर लेवल राइज कर रहा है सी शोर का। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एरियाज हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं वाटर में। धीरे धीरे 70% से बढ़ के वो 90% हो जाएगा, फिर आप खत्म हो जाओगे, है ना। इस बात को समझना है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की मेन ग्रीन हाउस गैसेस में ग्लोबल वार्मिंग में, तो देखो वाटर वेपर जो होता है, सबसे पहला वाटर वेपर, ये 60% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में। सेकंड होता है CO2 जो कि लगभग 26% करता है। थर्ड होता है मीथेन CH4 जो कि 4 से 9% कंट्रीब्यूट करता है। ओजोन होता है जो कि लगभग 3 to 7% कंट्रीब्यूट करता है। N2O कह लीजिए, ये लगभग 1.5% होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर CFC की बात कर ले, 0.1 से 0.4% होता है, ठीक है। तो CO2, फिर मीथेन, फिर N2O, फिर CFC। तो ये सीक्वेंस होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल वार्मिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर गिवन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते। देखो ग्रीन मफलर मैंने बताया था आपको, ये नॉइज से होता है, तो ये समझाना भी नहीं है। ग्रीन मफलर क्या होता है, बैरियर्स होता है जो कि नॉइजी प्लेसेस पे लगाए जाते हैं, ट्रीज जो कि रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉइज को। यह एक टेक्निक है जो रिड्यूस करेगी नॉइज पोल्यूशन को। लगभग 4-5 रोज में लगा दो अराउंड पॉल्यूटेड एरियाज में। तो नॉइजी प्लेसेस में क्या होते हैं, जो रोड साइड में होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, सोसाइटीज़ हो गए जो हाईवेज के नियर्स में है, वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। ये होते क्या है, डेंस ट्रीज होते हैं जो रिड्यूस करते हैं नॉइज पॉल्यूशंस को, क्योंकि ये फिल्टर कर देते हैं नॉइज को और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं रीचिंग टू द सिटीजन्स, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर जिसको PM कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पार्टिकल पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ बात करें, अगर एक बार इनहेल हो गया, ये जो पार्टिकल होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हार्ट को, लंग्स को और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एयर पॉल्यूटेंट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, स्मोक इज एसेंशियल कॉज बाय एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ। स्मोक जो होता है वो एसेंशियल कॉज होता है किसी एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस, वो किस वजह से होता है, तो नाइट्रोजन एंड सल्फर सबसे बड़ा क्रिमिनल है टू क्रिएट स्मोक, ठीक है। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये ध्यान रखिएगा। स्मोक एक तरीके का इंटेंस एयर पॉल्यूशन है। अगर आप दिल्ली में रहते होगे तो देख लिए होगे, NCR में रहते होगे तो भी देख लिए होगे। द वर्ड स्मोक जो है एक कॉन्ट्रैक्शन है, जो वर्ड निकला है स्मोक एंड फॉग से, स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर कॉम्पोनेंट, यही हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कह रहा विथ रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताते हैं। ये कह रहा है इट इज अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। क्या न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट होती है, नहीं। यूट्रोफिकेशन क्या है ना कि एक्सेसिव रिचनेस पहुंच गया न्यूट्रिएंट्स का, मतलब कुछ भी आप कम खा रहे हो ना तो भी बेकार है, बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो भी बेकार है। तो यहाँ पे ना एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स पहुंच गया वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में क्या, जैसे मान लो आसपास खेत है, ये खेत है, यहाँ पे आपने NPK डाला, फर्टिलाइजर्स डाले, रेन वाटर से वो बह के आगे, सामने एक छोटा सा पॉन्ड था, उसमें छोटे से पॉन्ड में आ गया तो क्या करेगा, वहाँ पे ना अलगल ब्लूम कर देगा, क्योंकि देखो NPK मिल गया तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल गया, ओवर न्यूट्रिएटेड वाटर हो गया तो वहाँ पे अलगल ब्लूम हो गया। तो क्या हुआ, अलगल ब्लूम में कहीं देखते हो कि जलकुंभी ऐसे फैल जाती होगी, पूरा का पूरा अलगी जो होता है वो फैल जाता है पानी पे। तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंपोनेंट होता है ना वाटर में, वो कम हो जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर वाटर कम हो जाता है तो क्या होगा, जो अंदर की इकोसिस्टम है वो मर जाएगी, है ना। तो यही है दिक्कत। अब देखिए, इट इज़ अ फिनोमेना न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, तो ये भी गलत हो गया। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। अब देखिए क्या कहते हैं, देखो तो मैंने बता दिया कि रन ऑफ करके पानी चली गई और डेंस ग्रोथ हो गया प्लांट का, और इससे से क्या हुआ, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी, और इस प्रोसेस में डिप्लीट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये भी ध्यान रखना है। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रेट और फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स और सीवेज इनटू द एक्वेटिक सिस्टम। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो हमारा एक फिनोमिना है न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी का, तो ये भी गलत हो गया। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, ये सही हो गया। कह रहा है करेक्ट पता करने के लिए, तो हमारा आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, है ना। चलिए देखो एक चीज़ और मैं आपसे मतलब बात करूंगा इस बारे में। देखो न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको आप एक्सेसिव टर्म में यूज कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। मतलब अभी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग चला गया था, अगर मैं इस एंगल से सोचूं कि एक्सेसिव इनरिचमेंट कहता तो भी मानते इसको,
या फिर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट भी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज यही हुआ कि इनरिचमेंट हो गया उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब थिन हेयर्स में आंसर को नहीं खोजना है। अभी देखो मैं थिन हेयर्स में जाके आंसर खोज रहा था, न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट को मैंने एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट से रिप्लेस किया और मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ये गलत हो रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ना कभी कभी एग्जामिनर के माइंड को भी रीड करना होगा, किस तरीके से वो उनके जो क्वेश्चन का टोन है वो किस तरीके का है ना। तो आंसर 1 और 2 यहाँ पे दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज शेड्यूल, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विद द सेम लिंक और विद द सेम हैंडल @IASPC Simplified, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो इस जीमेल आईडी पे, ठीक है। थैंक यू।